Hello everyone. In the previous video we had studied the balance sheet concepts कि उसमें assets क्या होते हैं, liabilities क्या होती हैं और उनके types क्या होते हैं. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. अब आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो हमने पढ़ा है सारी चीज़ें उसका एक प्रैक्टिकल करने को मिलेगा एंड इससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एक बार को रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो विदाउट एडजस्टमेंट्स रहने वाला है, क्योंकि अभी हमने एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़े हैं. जब एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे. फिलहाल आज के लिए वी जस्ट गोइंग टू डू वन क्वेश्चन जिससे आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएं. ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बेंच एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. ठीक है, तो देखिए आपको एग्जाम में ऐसा बेसिक टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो ऐसा ही आएगा कि आपसे बोला जाएगा कि ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा एंड ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे एंड देन अपने अकाउंट्स या बैलेंस शीट में उनको पुट करते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम पहले एक अकाउंट ट्रेडिंग बना लें, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, फिर बैलेंस शीट, बिकॉज इससे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और इससे आपके चीज़ें मिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आप सारी चीज़ें उसमें पढ़ते जाएं और उसमें पुट करते जाएं वैल्यूज़. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस दिया. अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमने क्या किया होगा, जस्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ, सारे लेजर अकाउंट्स बनाए होंगे मैंने. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कि प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका क्या किया होगा मैंने, ये यहाँ पर ये बैलेंस आया कैसे, जो 2 लाख का बैलेंस दिख रहा है वो मैंने प्लांट एंड मशीनरी का सपोज एक कोई मेरा अकाउंट था, जब मैंने उसे ख़रीदा होगा तो मेरी एंट्री आई होगी टू कैश वट एवर अमाउंट, फिर मैंने उसको डेप्रीशिएट किया होगा तो बाय डेप्रीसिएशन यहाँ पर उसका अमाउंट आया होगा एंड फाइनली बाय बैलेंस कैरीड डाउन. ये जो 2 लाख आ रहा है ना, ये यहीं से आपको उठकर यहाँ पर लिख दिया जाता है. सारे अकाउंट्स ऐसे बनते हैं एंड देन उनसे यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में. फिर इससे हम बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, होप ये समझ में आया आपको. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, रीड करना है, फटाक से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में. अच्छा, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्यों है कैपिटल, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर जिसने पैसे लगाए हैं इन द बिजनेस. ओके, तो इसको हम सबसे पहले डाल देते हैं बैलेंस शीट में. इसको इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज हमको इसमें प्रॉफिट या लॉस ऐड या माइनस करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आएगा. ओके, चलिए वापस आते हैं. प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज़ रियल अकाउंट है तो असेट्स में जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज़. ओके, फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 रुपीज़, अगेन असेट है. तो यहाँ पर लिख देंगे. ओके, फिर आता है सेल्स 18 लाख रुपीज़, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये इनकम है मेरी. ओके, तो इधर आ जाएगा बाय सेल्स 18 लाख रुपीज़. ओके, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है जस्ट सो दैट अगर कोई भी रिटर्न्स हुए हों तो उसको हम यहाँ से माइनस करके फिर फाइनल अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखें. अच्छा, बाय चांस आपने अगर कोई भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट वाले कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस थे, तो प्लीज़ उसको देखकर आप इधर आएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. ओके, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. फाइन, चलिए कंटिन्यू करते हैं. फर्नीचर आया 1 लाख रुपीज़, अगेन रियल अकाउंट, तो हम लिख देंगे असेट में 1 लाख रुपीज़. ओके, अब आते हैं
ट्रेड एक्सपेंसेस पे। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ट्रेडिंग करने में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक, यहाँ पर बस हमको प्रॉपरली एग्जैक्टली नहीं बताया कि किस चीज़ के लिए लगे, एक जनरल एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में लग गए वो मुझे बता दिया इन्होंने 60,000 रुपीज़ के। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगी, अब मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं पता है, तो जब भी नहीं पता होता ना तो आप उसको इनडायरेक्ट मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर देंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट होता ना तो ऐसा लिखा होता, कुछ भी सिग्निफाई किया होता, तब आप उसको ट्रेडिंग में डालते। अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाने देंगे। 60,000 रुपीज़ ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज़। ओके, फिर आते हैं कैश एट बैंक। रियल अकाउंट है तो असेट साइड में चला जाएगा 5 लाख रुपीज़ कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 5 लाख रुपीज़। फिर कहाँ, वेजेस एंड सैलरीज। अब देखिए पहले वर्ड पे गौर करेंगे, यहाँ पे वेजेस लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वेजेस है या सैलरीज। मैंने बोला था आपको फर्स्ट वर्ड पे ध्यान देना है, वेजेस। वेजेस मान के इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट कर देंगे 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस वगैरह भी आएंगे, तो टू वेजेस एंड सैलरीज 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं रिपेयर्स 20,000। फैक्ट्री या फिर ऑफिस के रिपेयर्स या किस चीज़ का रिपेयर्स है नहीं बोला है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इनडायरेक्ट मान के प्रॉफिट लॉस में ट्रीट कर देंगे। टू रिपेयर्स 20,000 रुपीज़। ओके, फिर आते हैं परचेजेस। ठीक है, 12 लाख रुपीज़ के परचेजेस हैं। परचेजेस आपको पता है यहाँ पर आएंगे। ओके, तो लिख देते हैं परचेजेस। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे जिससे कि कोई रिटर्न्स हो तो उसको ट्रीट कर सके। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग स्टॉक 4 लाख रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आते हैं सन्ड्री डेटर्स पे। ये रियल अकाउंट है 2,80,000 रुपीज़। सॉरी, मैंने गलती से आपको रियल अकाउंट बोल दिया। ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं सन्ड्री डेटर्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स के नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे नेम नहीं लिखा हुआ, बट इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर फर्म्स वगैरह को जिन्होंने मुझसे उधार ले रखा है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट्स हो गए। $2,80,000। ठीक, फिर आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज़ के। तो अगेन मैं उनको यहाँ पर लिख दूंगी क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ होंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 4 लाख रुपीज़, राइट, 3 लाख रुपीज़, सॉरी। ₹3,00,000। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट परचेजेस रिटर्न पर। परचेज रिटर्न क्या होंगे, 20,000। इसका ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी परचेजेस रिटर्न्स को 20,000 एंड जो फाइनल अमाउंट होगा 11,80,000 वो मैं आउटर कॉलम में लिख दूँगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं रेंट 44,000 रुपीज़। तो अब देखिए रेंट जो है ना वो क्रेडिट साइड में लिखा है, तो मतलब ये मेरी इनकम हुई, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के इस साइड में लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय रेंट 44,000 रुपीज़। ओके, फिर आता है डिस्काउंट। डेबिट साइड में लिया है, मतलब मैंने डिस्काउंट दिया होगा किसी को, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया।
यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, टू डिस्काउंट 16,000 रुपीज़। ओके, फिर आते हैं ड्राइंग्स पर। अब ड्राइंग्स का यहाँ पर थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है। ड्राइंग्स क्या होता है ना, ये बिजनेस का कोई एक्सपेंस नहीं है। अगर बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है तो मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेज सकती, ठीक, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। बट तो मैंने ड्राइंग्स कर ली, मतलब मेरा जो कैपिटल था उसमें से मैं पैसे निकाल के घर लेके चली गई। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका ना सबसे पहले मैं आपको एक बार एंट्री बताती हूँ, एक बार रफ में। एंट्री में देखिए क्या होता है, जब भी ड्राइंग्स करते हैं ना तो एक्सपेंस तो है ही, भले बिजनेस का नहीं होगा लेकिन एक्सपेंस तो है, तो ड्राइंग्स डेबिट। और बिजनेस में से जब कैश चला गया, क्रेडिट वॉल गोज आउट, तो ये मेरी ड्राइंग्स की एंट्री होगी। सबसे पहले ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट। फिर अब ड्राइंग्स का अकाउंट खुला हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगी, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने वो जो पैसे निकाले ना वो कैपिटल से ही तो निकाले ना, मैंने जो पैसे दिए हुए थे पहले बिजनेस को उसमें से मैं कुछ निकाल के वापस ले गई। तो जब दिए होंगे तब क्या एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल कम हो रहा है, उसी कैपिटल में से मैंने पैसे निकाल लिए, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स हो जाएगा, यानी कि कैपिटल उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगा, ठीक। अब ये एंट्री आपको समझ में आई। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा फाइनल, कि मैं यहाँ से ना ड्राइंग्स को माइनस कर दूंगी। ओके, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। ड्राइंग्स इज 20,000 रुपीज़, तो इसको माइनस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं बैड डेट पे, ठीक। बैड डेट है 8,000 रुपीज़ का। अब मैंने क्या बोला था, बैड डेट जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ओके, बैड डेट जब होता है तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि एक्सपेंस है तो बैड डेट अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी, और टू डेटर्स, क्योंकि डेटर्स मेरे पास जो थे ना वो अब कम हो गए, मुझे उसको वो मिलने की उम्मीद नहीं है वो पैसे। तो मान लीजिए यहाँ पर 8,000 का हुआ है ना, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सबसे पहले 8,000 की एंट्री होगी। उसके बाद क्या होगा, ये बैड डेट का जो अकाउंट खुल गया एक नॉमिनल अकाउंट है, मुझे इसे क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। तो पहले डेबिट किया था बैड डेट अकाउंट को, अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कहाँ, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 8,000 रुपीज़, और उतने से मेरे डेटर्स तो मैंने पहली वाली एंट्री में कम कर ही दिए थे, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं 8,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ये टू बैड डेट 8,000 रुपीज़। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इनपुट सीजीएसटी से लेकर आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट तक, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक आपके जीएसटी वाले पोर्शन से उठ के आ गया है यहाँ पर, ठीक। अब हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लें इसमें, और हो सकता है नहीं भी पूछें, बट हमको इसका पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब क्योंकि ये जीएसटी वाले पोर्शन से पूरा उठ के आया है तो मैं अभी पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगी इसका, लेकिन इतना आपको बता दूंगी अच्छे से कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसा आ जाता है तो। ओके, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है वो तो इट्स फाइन, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, सी यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं, एक तो आउटपुट दिया हुआ है और इनपुट के 3 पोर्शंस दिए हैं। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, एक ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। क्या है कि जीएसटी जो होता है वो क्या कब लगता है, वो लगता है जब मैं सप्लाई करती हूँ कोई गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। अब कुछ गुड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो इससे एग्जेम्प्टेड होते हैं, बट हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन इग्नोर दैट, ठीक। सप्लाई करने का मतलब आप यहाँ पर फिलहाल के लिए सेल समझ लीजिए कि जब भी मैं सेल करती हूँ ना तब लगता है जीएसटी। अच्छा, तो अब देखिए कि क्या होता है यहाँ पे, इतना आपको समझ में आया
यहाँ देखिए आउटपुट CGST जब मैं कहती हूँ या आउटपुट IGST कहती हूँ, उसका मतलब समझते हैं कि IGST, CGST, SGST क्या है। देखिए अब सेल क्या है ना, सेल दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं इंट्रा स्टेट सेल कर रही हूँ या फिर मैं इंटर स्टेट सेल कर रही हूँ। मतलब इंट्रा स्टेट सेल करने का मतलब अपनी जहाँ पर मैं हूँ उसी स्टेट में मैं सेल कर रही हूँ, जैसे यूपी टू यूपी ही मैंने सेल कर दिया, या झारखंड टू झारखंड ही मैंने सेल कर दिया, मतलब सेम स्टेट में ही मैंने सप्लाई किया। अब इंटर स्टेट क्या हो सकता है, इंटर स्टेट मतलब यूपी से झारखंड कर दिया मैंने सप्लाई, या फिर उत्तराखंड से मैंने दिल्ली सेल कर दिया, ठीक, इस टाइप का। तो ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से ये हो जाएगा सॉरी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना कोई भी गुड्स। जब भी इंटर स्टेट हम करते हैं तो इस पे लगता है IGST, और जब भी इंट्रा स्टेट करते हैं तो इस पे लगते हैं CGST एंड SGST। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि IGST में क्या फ़र्क है और CGST SGST क्या है, ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब आते हैं वापस, अब आउटपुट और इनपुट की भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए मैंने बोला कि जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं ना उस पर GST लगता है। तो अभी तो मान लीजिए मेरा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, मैं कॉस्मेटिक्स सेल करती हूँ, तो अभी तो मैं सेलर हूँ, ठीक है, यानी कि सब, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का। अब सपोज करिए यहाँ पे मिस्टर बी का जो बिजनेस है ना वो है नोटबुक सप्लाई करने का, इनका है नोटबुक्स बना के बेचते हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है, मिस्टर बी जो है नोटबुक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, तो पेपर बनाने के लिए पेड़ों की छाल से बेसिकली पेपर्स बनते हैं। तो अब ये जो छाल है ना वो मिस्टर ए सप्लाई करते हैं मिस्टर बी को। तो अभी मिस्टर बी इज़ द बायर एंड मिस्टर ए इज़ द सेलर, ठीक। तो इन्होंने इनको वो छाल सप्लाई करी, तो मान लीजिए 100 रुपीज़ में करी, और इस पर अब क्या होता है ना, GST जो होता है दैट इज़ वो किसकी जेब से जाता है, बायर की जेब से जाता है हमेशा। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ में मान लीजिए कि 10 रुपीज़ का टैक्स भी इसने वसूल कर लिया मिस्टर बी से, ठीक है। और अब ये 10 रुपीज़ का टैक्स जो है वो जाकर गवर्नमेंट को देगा। प्लीज़ नोट कि 10% कोई भी टैक्स रेट नहीं होता है GST में। मैंने बस यहाँ पर फॉर ईज़ के लिए ईजिली समझ में आपको इसलिए लिया हुआ है 10%, ठीक है, ये कोई रेट नहीं है वैसे ना। गवर्नमेंट को जमा करना है जाकर ये 10 रुपये, कौन जमा कराएगा, मिस्टर ए, यानी कि जो सेलर है वो जमा कराता है, ओके। अब मिस्टर बी का कितना रुपए जाकर जमा हो गया गवर्नमेंट के पास, ये 10 रुपीज़। फिर आगे की कहानी देखते हैं। मिस्टर बी ने नोटबुक बनाई अपने यहाँ पर, और फिर ये कस्टमर है मिस्टर सी, और इसको नोटबुक सप्लाई कर दी मान लीजिए 200 रुपीज़ में, सारी कॉस्ट एंड प्रॉफिट सब कुछ ऐड वैड करके 200 रुपीज़ में सप्लाई करा। अब इसने भी 10% टैक्स लिया इनसे, क्योंकि इस केस में क्या है, मिस्टर बी इज द सेलर एंड मिस्टर सी इज द बायर। तो पैसे कौन देगा, मिस्टर सी देगा, मिस्टर सी विल गिव द मनी टैक्स इंक्लूडेड, ठीक। तो 10% क्या हुआ, 220 रुपीज़ ये वसूल कर लेगा इससे। अब मिस्टर बी का काम क्या है कि ये 20 रुपीज़ जाकर गवर्नमेंट को जमा कराना। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए। मिस्टर बी ने जो छाल ली थी जिससे कि उसने पेपर बनाया वो थी 100 रुपीज़ की। अब जब मिस्टर सी से वो ये 200 रुपीज़ वसूल रहा है, तो बताइए कि क्या ये 100 रुपीज़ जो उसकी कॉस्ट थी बी की वो सी से वसूल करेगा ना। तो दैट मीन्स कि ये 100 रुपीज़ जो है वो इंक्लूडेड है इस 200 के अमाउंट में, ओके। अब एक बात और देखिए, ये बात एक समझ में आई। दूसरी बात कि मिस्टर बी हैज़ ऑलरेडी गिवन 10 रुपीज़ टू द गवर्नमेंट, जो उसने इनसे प्रोडक्ट खरीदा था ए से, उसके ऊपर 10 रुपीज़ तो इसका गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है बी का। अब अगर मैं यहाँ पर सी को ये प्रोडक्ट देते वक्त, नोटबुक देते वक्त इस 200 पे 10% लगाती हूँ ना, तो क्या होता है कि इस 100 पर जो 10 लगा था ना वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, यानी कि डबल टैक्सेशन हो जाता है। जो चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है
उसी पर यहाँ पर दोबारा टैक्स लग रहा है, जबकि मैं यहाँ पर टैक्स देकर आ चुकी हूँ इस पर, है ना, डबल टैक्सेशन हो रहा है, राइट, क्योंकि मैं 200 पे 10% लगा रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर सब लिखेंगे कि आउटपुट लायबिलिटी कितनी हुई, यानी कि मुझे जाकर देना था सरकार को 20 रुपये, लेकिन मुझे मतलब कौन, मिस्टर बी, इनको देना था जाकर सरकार को 20 रुपये, लेकिन क्या हुआ था, जरा फ्लैशबैक में जाकर देखेंगे तो भाई 10 रुपये तो मैं ऑलरेडी अपने खरीदे हुए प्रोडक्ट पर देकर आई थी ना उस साल पर, तो 10 रुपीज़ तो मैं सरकार को ऑलरेडी दे चुकी, तो अब मुझे कितना देना होगा, ओनली 10 मोर, 10 रुपये और मैं दूंगी बस। तो ये होता है कॉन्सेप्ट जीएसटी का, जहाँ पर उसका मेन पर्पस क्या है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना। पहले क्या होता था ना कि इसी 200 पर टैक्स लगा दिया जाता था और ये पूरा 20 रुपीज़ जमा करना पड़ता था। इसको ना क्रेडिट बोलते हैं, तो ये क्रेडिट पहले नहीं मिला करता था, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था पहले। अभी ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है जीएसटी के आने की वजह से, वो ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आपको बेसिक आइडिया समझ में आया होगा इसका। तो वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे। तो हमें इनपुट और आउटपुट समझ में आया। इनपुट टैक्स क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी देकर आ चुकी हूँ, मतलब मेरे बिहाफ पे सेलर देकर आ चुका है, जो भी प्रोडक्ट, जो छाल मैंने खरीदी थी उसके लिए मिस्टर ए ने जाकर पैसा जमा कर दिए थे गवर्नमेंट को, तो मेरा वो पैसा जो गवर्नमेंट का पास अभी पड़ा हुआ है वो है इनपुट टैक्स, ठीक, और ये इसको हम क्रेडिट बोलेंगे। और आउटपुट टैक्स क्या है, जो मुझे जाकर जमा करना है बिकॉज ऑफ माय कस्टमर, जो मैंने नोटबुक सेल करी है सी को, उसके लिए। नाउ उसी को बस 3 तरह के टैक्स में डिवाइड कर दिया गया है, बेसिस की मैंने कितनी सप्लाई इंटर स्टेट की, कितनी इंट्रा स्टेट करी, वही बेसिस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कर दिया गया है। अब मैंने बोला यहाँ पर आपको दिखाया था सिंपल वे में कि सेट ऑफ करके दिखाया था इसको, ठीक है, लायबिलिटी को इनपुट टैक्स से, क्रेडिट से। एक बात और, यहाँ पे लायबिलिटी है, राइट, ये मुझे जाकर गवर्नमेंट को देना है, तो ये हो गई मेरी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी साइड में आती है। और ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी मेरे क्रेडिट बैलेंस को, यानी कि इस लायबिलिटी को कैंसिल आउट करे, वो क्या होगा, वो डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस है तो उसको मैं असेट मानूंगी, तो ये इनपुट टैक्स जो होता है वो असेट साइड में जाता है, और ये जाता है क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए जाता है लायबिलिटी साइड में। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसको सेट ऑफ करने के ना आपस में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ऐसे कुछ भी आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते हम, तो देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स टू डू दिस। क्या रूल्स हैं ये भी हम लोग इजीली समझ लेते हैं। देखिए, एक तरीके से इसको आप ऐसे समझिए, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे समझाया था एंड दैट वर्कड फॉर मी, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। आईजीएसटी जो है ना, उसको आप मान लीजिए कि वो हस्बैंड है, ठीक। सीजीएसटी क्या है, वो मदर है, और एसजीएसटी क्या है, वो वाइफ है। अब देखिए क्या है, जब हस्बैंड पैसे कमाएगा ना, बस मेरी बात सुनिएगा अभी, मैं इसको बाद में जाकर आपके कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर दूंगी। हस्बैंड जो है ना, जब वो पैसे कमाएगा तो वो पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, उसके बाद अगर उसके पास पैसे बचेंगे तो वो अपनी मदर को भी दे सकता है और अपनी वाइफ को भी दे सकता है, ठीक, किसी को भी दे सकता है। तो पहले खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, फिर मदर और वाइफ दोनों को ही ये अपने पैसे दे सकता है जो भी बचे हुए हैं इसके पास। ओके, मदर की बात करते हैं। मदर जो पैसे कमाती है, पहले वो सेल्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, उसके बाद वो अपने बेटे को भी पैसे दे सकती है, राइट, वेरी जेन्युइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाइफ की। वाइफ जो पैसे कमाती है वो भी पहले अपनी ही रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, और उसके बाद अगर उसके पास पैसे बचे तो वो भी अपने हस्बैंड को दे देगी, ठीक है, दे सकती है। अब क्या हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिला कि मदर और वाइफ जो है वो आपस में एक दूसरे को पैसे नहीं देंगी, ठीक है। तो इतना आपको कंक्लूजन याद रखना है। इसके बाद अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसको आपको अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। सी,
सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास IGST का इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उससे आपको IGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है, ठीक है। फिर दूसरा आप उसको CGST एंड SGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में, किसी की भी पहले कर सकते हो, किसी की भी बाद में कर सकते हो। अगर बचती है तो IGST मतलब हस्बैंड सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा, एंड अगर उसके पास पैसे बचे तब वो मदर एंड वाइफ को दे सकता है, ठीक। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि क्या अभी भी CGST या SGST की लायबिलिटी बाकी है क्या। तब क्या करना है, देखो अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए CGST का इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, तो आप सबसे पहले उससे क्या करेंगे, CGST की लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, और अगर बच जाता है तब आप जाकर IGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला स्टेप तो आपको यही करना है कि सबसे पहली सबकी रिक्वायरमेंट्स ना हस्बैंड ही पूरे करेगा। तो ये प्लीज़ स्टेप्स आप याद रखना। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपके पास IGST की इनपुट क्रेडिट अभी भी बाकी है, लेकिन आप फिर भी CGST की इनपुट क्रेडिट लेकर जाकर CGST की लायबिलिटी सेट ऑफ करने चले जाओ। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी की पूरी IGST की इनपुट क्रेडिट को एग्जॉस्ट कर देना है पूरा। जब खत्म हो जाए ना तभी आपको इस स्टेप पर आना है, ओके। वरना क्या होगा, हस्बैंड ही सबकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। अगर उतने में ही सब कुछ रहा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तब आप जाकर सेकेंड स्टेप पे आना, तब आप इस पर नज़र डालना CGST की इनपुट क्रेडिट पर, ठीक। चलिए, फिर हम जब इस पर आए तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी, और फिर अगर IGST की अभी भी कुछ लायबिलिटी बाकी है तो उसको पूरा करेंगे, ठीक है, उसको सेट ऑफ करेंगे। फिर और लेकिन क्या होगा ना, अगर SGST की कुछ लायबिलिटी है ना तो ये मदर जो है ना वो उस वाइफ की हेल्प नहीं करेगी, SGST को कुछ भी सेट ऑफ करने को नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे। SGST का इनपुट क्रेडिट पड़ा है अगर आपके पास, तो उससे हम क्या क्या सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले तो अपनी खुद की लायबिलिटी, खुद की जान बचाएगा, हर कोई ही अपनी सबसे पहले खुद की जान बचाएगा, और दूसरा IGST की लायबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से होगा। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो हमारे क्वेश्चन पे हम वापस चलेंगे और वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं अब वापस। आपको ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम वापस। तो इनपुट एंड आउटपुट का मतलब तो आपको समझ में आया ही था, और सेट ऑफ के रूल्स भी आपको समझ में आ गए। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अपनी आउटपुट लायबिलिटीज़ को लिख लेंगे। तो आउटपुट लायबिलिटीज़ मेरी क्या क्या है, 10,000, 10,000 एंड 30,000 CGST, SGST, IGST। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ आउटपुट लायबिलिटी। IGST में मुझे 30,000 देने हैं आगे सरकार को, SGST में मुझे देना है 10,000, SGST में भी देना है 10,000, ठीक है। आउटपुट लायबिलिटी लिख ली मैंने यहाँ पे पहले, सॉरी। तो इनपुट क्रेडिट्स लिखेंगे अब, उसमें भी सबसे पहले किसका लिखेंगे, IGST का, और सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा हस्बैंड। लेकिन जब हम यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे ना, अब यहाँ और यहाँ की तो बात ही ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि 10,000 पूरा का पूरा यहीं पर यूज़ हो गया, अपनी ही रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाया वो पूरी, ठीक। तो बैलेंस में ही अभी मेरे पास 20,000 की लायबिलिटी यहाँ, 10,000 की यहाँ और 10,000 की यहाँ बच जाती है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप हमने अपना पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया कि IGST की हम जो क्रेडिट है उसको हमने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। अब अगर इसमें कुछ बचता ना तो मैं CGST SGST में बांटती, बट ऐसा नहीं है अभी।
तो आगे देखते हैं क्या होगा। आगे है 20,000 एंड 20,000 का क्रेडिट अभी SGST एंड CGST के पास पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है देखिए। तो अभी अगर CGST का क्रेडिट है तो मैं क्या सेट ऑफ करूँगी, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है 10,000 ही है। ओके, यहाँ पर 10,000 ही इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो इसने पूरी कर ली। अभी इसके पास 20,000 का क्रेडिट पड़ा था जिसमें से 10,000 यूज़ कर लिया, बाकी का 10,000 बेटे को दे देंगी ये मदर। ओके, तो अब क्या होगा, इसकी लायबिलिटी तो हो गई नील, इससे यहाँ पर तो कुछ असर हुआ ही नहीं, वाइफ को तो वही कुछ देना ही नहीं है इनको, ठीक। तो ये तो अभी का पूरा 10,000 बाकी ही है। फिर यहाँ पर अभी भी बैलेंस 10,000 बचा हुआ है। अब क्या होगा, हम फाइनली मेरे पास SGST का भी क्रेडिट बचा हुआ है अभी, तो मैं क्या करूँगी, SGST का क्रेडिट को यूटिलाइज करूँगी, देखूँगी कि उसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले वाइफ जो है SGST वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, 10,000 ये करा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ वैसे ही बचा नहीं हुआ है ना, और यहाँ पर अब जो 20,000 था जिसमें से 10,000 खुद के लिए यूज़ किया और 10,000 हम IGST को दे सकते हैं, तो वो देकर हमने बैलेंस सभी का नील कर लिया। अब यहाँ पर कोई भी बैलेंस बचा ही नहीं हुआ, IGST या SGST की कोई भी लायबिलिटी या असेट कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पर अभी भी कुछ लायबिलिटी बच जाती, मान लीजिए CGST की लायबिलिटी ही बच जाती, तो क्या होता, मैं ले जाकर उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देती। ओके, या फिर ऐसा होता कि मेरे पास क्रेडिट किसी का भी इतना ज़्यादा पड़ा होता कि वो एंड में बच जाता, IGST CGST SGST में से किसी का भी क्रेडिट इतना ज़्यादा होता कि वो बच जाता, तो क्या होता उसका, मैं उसको ले जाकर असेट साइड में डाल देती। ओके, वो मेरा असेट होता बैलेंस। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई, ये मैंने आपको सॉल्व करके पूरा दिखा दिया है। अब फाइनली क्या बचता है देख लेते हैं एक बार। हमारे सारे अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट तो बन ही गए थे यहाँ तक, कुछ देख लेते हैं कुछ बचता तो नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो था 31 मार्च को क्या था, 2,80,000 रुपीज़ की वैल्यू बची हुई है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जब भी ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होगा मतलब कि वो एडजस्टेड नहीं है, तो मुझे उसे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट दोनों जगह पर दिखाना पड़ेगा। अगर तो ये ना इसमें लिखा होता यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होता, तब मैं क्या करती, सिर्फ इसको बैलेंस शीट में एज एन असेट शो कर देती। बट सिंस इट इज रिटन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ये यहाँ पर परचेजेस में एडजस्टेड नहीं है, तो मुझे इसको ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से एक आइटम की तरह शो करना पड़ेगा। क्या है, 2,80,000 रुपीज़। जल्दी से इसको भी हम लिख लेते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले तो बाय 2,80,000। अभी देखिए सेल्स भी हम पूरा बाहर लिख सकते हैं बिकॉज कुछ भी यहाँ पर था नहीं रिटर्न्स में, तो इसको आप पूरा दिखा सकते हैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न नील करके आप पूरा 18 लाख यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब इसको फाइनली ले जाके हम अपनी बैलेंस शीट में भी लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000, ठीक है। चलिए अब फाइनली टोटल करने का टाइम आ गया, सारे आइटम्स हमने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग का टोटल करेंगे। ओके, आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ में। $20,80,000 आ रहा है टोटल। प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। $3,80,000 टू
ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 3,80,000। ठीक है, इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,80,000। अब निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट। $4,24,000। प्रॉफिट निकालते हैं। $3,20,000। ठीक है, 3,20,000 आ गया। अब टोटल कर लेते हैं यहाँ पर आफ्टर राइटिंग नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट मिला है तो हम इसको ऐड ही करेंगे। 3,20,000 ऐड करके इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ओके सॉरी, मैंने इसको जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स को इनर कॉलम में लिख दिया है, इसको आउटर में लिख दिया मैंने। ठीक, सो ये हो गया 13 लाख। ओके, अब फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। 16 लाख आएगा इस साइड का और इधर का भी कर लेते हैं। $16 लाख। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे टोटल लिख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन जो है मेरा सॉल्व हो जाता है। टोटल 16 लाख आ रहा है। तो अब आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए होंगे जो भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए। ठीक, एंड आपने साथ में सॉल्व भी किया होगा। अब नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स देखेंगे और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। वो तो ढेर सारे करेंगे जिससे कि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको माइंड में। ओके, सो हियर वी एंड द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है एंड क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and we'll come up with the adjustment video next time. Okay, thank you for listening.